हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के रिक्स के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 में पूछे गए ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण यह सेशन है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो है आप सभी के एग्जाम में 50 से 60% जो है वह सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें हम लोग 2023 के और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि फोटो सेल क्या है और इसके दो उपयोगों को लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि फोटो सेल क्या है और इसके दो उपयोगों को लिखें। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, फोटो सेल कहलाता है। आसानी वे से लिखा गया है ताकि आपको एक से दो बार भी इसे पढ़ लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को याद हो गया होगा। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, फोटो सेल कहलाता है। और फोटो सेल के निम्नलिखित दो उपयोग होते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था दो उपयोग। तो पहला है कि इसका उपयोग सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में होता है दोस्तों, यानी कि फोटो सेल का उपयोग जो है सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में होता है। और दूसरा है कि इसका उपयोग चोरी की सूचना देने वाले वरगल्स अलार्म में किया जाता है। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक में अगर चोरी की संभावना बन रही है, यानी कि चोरी वहाँ पे हो रही है, तो ये अचानक जो है बरगल्स जो है ये अचानक बजने लगती है कि यहाँ पे खतरे की निशानी है दोस्तों। इसलिए जो है इसमें जो फोटो सेल का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका उपयोग चोरी की सूचना देने वाले वरगल्स अलार्म में किया जाता है। आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। और तीसरा है इसका उपयोग सड़कों पर बत्तियों के स्वतः जलने व बुझने में किया जाता है, यानी कि फोटो सेल का उपयोग जो है सड़कों पर जो बत्तियाँ जली रहती है दोनों तरफ से, उसमें जलने और बुझने में इस फोटो सेल का ही उपयोग किया जाता है। दो उपयोग पूछा गया है, तीन इसलिए बताएं ताकि आपको किसी भी को आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न की कार्बन डेटिंग क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। ये सीधे तौर पे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन डेटिंग से क्या होता है। तो कार्बनिक पदार्थों की आयु को ज्ञात करते हैं। तो इसमें 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। तो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थ की आयु का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधि होती है। तो आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि यानी कि कार्बनिक पदार्थ की आयु को पता लगाने के लिए उसमें जो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। ये प्रश्न तो लगभग हर साल पूछे जाते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। तो आप सभी जो है इन सभी प्रश्न को एक कॉपी पर जरूर ही उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उतार लेंगे तो आप कभी भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी पर जरूर उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए, कॉपी पर उतारेंगे तो इसलिए जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उतारते समय आपको याद भी हो जाएगा। वैसे हम इस क्लास में याद 100% करवा देंगे दोस्तों कि वह ऐसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रिया के फलस्वरूप होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और इसमें जो है लाल रंग ऊपर की तरफ तथा बैंगनी रंग जो है नीचे की तरफ होता है। आसानी से समझ सकते हैं कि वैसा इंद्रधनुष जिसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रिया के फलस्वरूप होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और लाल रंग ऊपर की तरफ होता है और बैंगनी रंग जो है नीचे की तरफ होता है। देखिए, इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इस क्रिया को जो है प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे अगर द्वितीयक इंद्रधनुष होता है तो 2 बार उसमें अपवर्तन होता है और 2 बार जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको A to Z याद हो गया होगा यहाँ तक। और यहाँ पे ये भी प्रश्नोत्तर पूछा गया था कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो हम लोग आसानी से जान ही चुके थे कि वैसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन और 2 बार जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रिया के फलस्वरूप होता है, उसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और इसमें जो है बैंगनी रंग ऊपर की तरफ होता है, बैंगनी रंग जो है वह ऊपर की तरफ होता है और लाल रंग जो है वह नीचे की तरफ होता है। ये एक दूसरे से उल्टा होता है। याद करने की ये कोशिश करें कि इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है यह द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
और इसमें बैंगनी रंग जो है वह ऊपर की तरफ होता है और लाल रंग जो है वह नीचे की तरफ होता है। और प्राथमिक में क्या था कि 2 बार अपवर्तन होता था और 1 बार पूर्ण अतिपवर्तन होता था, और लाल रंग जो है वह ऊपर की तरफ होता था और जो बैंगनी रंग जो था वह नीचे की तरफ होता था। ठीक है, आसानी से समझ चुके हैं कि वैसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण अतिपवर्तन की क्रिया का फलस्वरूप होता है उसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और इसमें बैंगनी रंग जो है ऊपर की तरफ होता है और लाल रंग जो है नीचे की तरफ होता है। आसानी से दोस्तों लिखा गया है और आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ये सेशन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन बैंक से 60 से 50% तक क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए जो है आप सभी क्वेश्चन बैंक पढ़ना बिल्कुल ही अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे किस स्थिति में अधिक होती है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है m बराबर होती है 1 + d/f होता है, d/f। तो इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए मान लीजिए तो m बराबर दिया गया है 1 + d/f दिया है। ठीक है, अगर 1 + d के मान अगर दिया गया है 4, अगर वहीं अगर f का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस यानी कि 5 हो जाएगा। यानी कि ये हो 5 नहीं, यहाँ पे पूरा अगर 1 + 4 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 रखेंगे तो यानी कि छोटा मान रखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर वहीं देखिए वहीं अगर 1 प्लस अगर 4 बटा अगर 2 रखेंगे तो ये तो 2 से 2 यानी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि बचा क्या 3। तो ये तो जितना अगर मान बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, अगर मान घटाएंगे तो ये अधिक होगा। तो यहीं पे लिखा गया है कि अगर m बराबर 1 + d/f है तो इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी f यानी कि जितनी कम होगी लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होती है, यानी कि f को जब घटाएंगे तभी ये अधिक मान होगी दोस्तों, अगर f को बढ़ाएंगे तो ये कम होगी। आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखिए। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे ये वाला शब्द आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्तें निम्नलिखित होती है। ये वाला शब्द आपको लिखना बिल्कुल ही सही बात है दोस्तों, लिख दीजिएगा दोस्तों। ये वाला शब्द लिखने की बिल्कुल ही ज़रूरत है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, और लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है। पहला है कि प्रकाश स्रोतों यानी कि तरंगों को कला संबद्ध होना चाहिए दोस्तों, कला संबद्ध। और दोनों स्लिटों के बीच की यानी कि जो दोनों स्लिट होती है इसके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी कि दूरी कम होनी चाहिए। आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। और प्रकाश स्रोतों को संकरा यानी कि पतला होना चाहिए, यानी कि प्रकाश जो स्रोत होती है उसे संकरा यानी कि पतला होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मोटा नहीं पतला होना चाहिए। यहाँ पे 3 लिखा गया है और 2 पूछा गया है, तो आप 2 आसानी से दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए जितने बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए यानी कि 2 लिखे तो 2 ही लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, 3 नहीं लिखेगा दोस्तों। हम यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको किसी भी 2 को आप आसानी से याद कर सकते हैं कि प्रकाश स्रोतों को कला संबंध में होना चाहिए और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए और प्रकाश स्रोतों को संकर यानी कि पतला होना चाहिए। आसानी से दोस्तों तीनों को याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों को लिखे। और ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्नोत्तर लगभग आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर, तो ये प्रश्नोत्तर लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों को उल्लेख करें। तो परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियां निम्नलिखित होती है। ये वाला शब्द आपको लिखना बिल्कुल सही बात है, लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और पहला है कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है, यानी कि परमाणु जो विभाजन होता है उसमें ये कोई विचार ही नहीं देता है कि इसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है
ये गलत साबित हुआ, ये कमियां थी। और यहाँ पे दूसरा बताया गया था कि यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लागू होता है। ऐसा थोड़े ना बात है दोस्तों, द्विपरमाणु के लिए भी तो लागू होता है, लेकिन इनके द्वारा जो है बताया गया था यह केवल एक ही परमाणु के लिए लागू होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये गलत बाद में करारा दिया गया था क्योंकि ये कमियां थी। और तीसरा है कि इनके द्वारा बताया गया था कि परमाणु की कक्षा वृत्तीय ही होगी, यानी कि वृत्तीय ही होगी, ऐसा थोड़ी बात है दोस्तों, यानी कि द्विवृत्तीय भी तो हो सकती है। तो ये बाद में जो है ये भी गलत करार दिया गया था दोस्तों अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसलिए जो है ये कमियां थी। तो यहाँ पे 2 कमियां को पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पे 3 बताए हैं ताकि आप किसी भी 2 को याद कर सकते हैं आसानी से, कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है, और यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लागू होता है। और तीसरा है इनके द्वारा बताया गया था कि परमाणु की कक्षा वृत्तीय ही होगी। ठीक है दोस्तों, आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे धारा घनत्व पूछा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि धारा घनत्व क्या होता है। इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा धारा घनत्व से। तो इसका पहले सब्जेक्टिव कवर करेंगे कि एकांक अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं, और इसे हम लोग जे से सूचित करते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को ही हम लोग धारा घनत्व के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम लोग जे से सूचित करते हैं। और जे बराबर क्या होता है I/A। और धारा का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग धारा का मात्रक एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर। और यहाँ पे क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, तो क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर यानी कि ये जो अब ऊपर जाएगा तो ये तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बाटा के नीचे। तो यहाँ पे यह जो यानी कि धारा घनत्व होता है, ये एक प्रकार का सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है। और ये जो है इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसे हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स 2, ये इसका मात्रक होता है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं धारा घनत्व को कि एकांक अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व के नाम से जानते हैं, और इसे जे से सूचित करते हैं। जे बराबर I/A। ये गणितीय मान याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण है। और यह जो है सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्यूरी नियम पूछा गया है, खास ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है क्यूरी ताप, और यहाँ पे फिजिक्स में क्यूरी नियम पूछा जाता है, ठीक है। तो क्यूरी नियम बताया गया था कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि x/m से अनुपाती हो जाएगी 1/T, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे लिखा गया है, और इसे हम लोग क्यूरी नियम के नाम से जानते हैं। तो ये जो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/T, ये होती है क्यूरी नियम। ठीक है दोस्तों, आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि संधारित्र की धारिता की 2 बातों पर निर्भर करता है, इसे लिखिए दोस्तों, यानी कि किन 2 बातों पर निर्भर करता है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करती है। ये वाला शब्द आपको लिखना बिल्कुल ही सही बात है, लिख दीजिएगा दोस्तों। और इसमें बताया गया था कि पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल पर, पहला है किन 2 बातों पर निर्भर करती है, तो पट्टिकाओं के सतह के क्षेत्रफल पर, और पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर, कि बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, और पट्टिकाओं के परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर। यहाँ पर 3 हम लिखे हैं और आपको 2 ही लिखना है, तो आप 2 आसानी से याद कर सकते, तीनों याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप किसी भी 2 को आप आसानी से लिख सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल पर और उसके दूरी पर, उसके माध्यम पर, यानी परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर जो है यह निर्भर करती है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसे समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है दोस्तों, कि ये प्रश्नोत्तर 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसे समझाइए दोस्तों। आइए दोस्तों, आसानी से लिखा गया है, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इतने आसानी से हम बताएंगे कि आपको अभी के अभी ही याद हो जाएगा दोस्तों, अभी ही। इसमें बताया गया था कि जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और अथवा दक्षिणी ध्रुव को किसी कुंडली के समीप लाते हैं, तो कुंडली के तल सजातीय ध्रुव को प्राप्त कर लेता है, और इसी प्रकार से जब चुंबक के इन ध्रुवों को कुंडली के तल से दूर ले जाया जाता है, तो विजातीय ध्रुव को प्राप्त कर लेता है। और इन दोनों ही
स्थितियों में किया गया आंतरिक कार्य ही गतिज ऊर्जा यानी कि धारा के रूप में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, जब इसे चुंबक की तरफ ले जाते हैं तो ये सजातीय ध्रुव यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव यानी सजातीय ध्रुव को प्राप्त कर लेता है। और जब चुंबक को अगर दूर ले जाया जाता है तो ये विजातीय आवेश को प्राप्त कर लेता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसके द्वारा किया गया जो कार्य है यानी कि आंतरिक जो कार्य होता है वह ऊर्जा के रूप में ये विभाजित हो जाता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में ये कार्य करने लगता है। तो इसलिए जो है लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के जो है पालन करता है। यहाँ पे वही शब्दों में लिखा गया है कि जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अथवा दक्षिणी ध्रुव को किसी कुंडली के समीप में लाते हैं तो कुंडली के तल जो है सजातीय ध्रुव को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से जब चुंबक के इन ध्रुवों को कुंडली के तल से दूर ले जाते हैं तब यह विजातीय ध्रुव को प्राप्त कर लेता है। तो दोनों ही स्थितियों में किया गया आंतरिक कार्य ही गतिज ऊर्जा यानी कि धारा के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार से लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जब उसको पास ले जाते हैं तो सजातीय ध्रुव को प्राप्त करता है और जब उसे दूर ले जाते हैं तो विजातीय ध्रुव को प्राप्त करता है। और दोनों ही स्थिति में किया गया जो है आंतरिक कार्य जो है वह ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। आसानी से समझ सकते हैं, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इसे लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों, लिख लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। लिखने का प्रयास जरूर ही करिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मॉडलन क्या है और इसके प्रकारों को लिखें। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मॉडलन क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है ताकि संवादों यानी कि उसकी आवाज़ों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रक्रिया को ही मॉडलन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ दोस्तों, ये निम्न आवृत्ति के वाहक तरंग है और उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित यानी कि इसे हम लोग सजा देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं ताकि संवादों यानी कि जो आवाज़ें होती है वह एक उसके जगह पर यानी कि जहाँ उसकी आवाज़ पहुँचना है वहीं पर पहुँचाया जा सके आसानी से, जिसे हम लोग मॉडलन के नाम से जानते हैं। तो वहीं यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है कि निम्न आवृत्ति के वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है ताकि संवादों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा सके। तो इस प्रक्रिया को ही मॉडलन कहते हैं। अब मॉडलन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको प्रकार याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सीधे तौर पे कि मॉडलन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आयाम मॉडलन, आवृत्ति मॉडलन और कला मॉडलन। पहला है आयाम मॉडलन, दूसरा है आवृत्ति मॉडलन, तीसरा है कला मॉडलन। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसके मात्रक एवं बीमा लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसका ये सही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और धारा घनत्व का क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखें दोस्तों, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय आघूर्ण का। और तथा बीमीय सूत्र जो होता है ए एल स्क्वायर होता है, क्योंकि जो ए है वह तो ऐसा ही रहेगा और मीटर को हम लोग लंबाई में यहाँ पे लिख सकते हैं तो एल स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई यानी कि एल और ध्रुव प्रबलता यानी कि 2m होता है, तो उसके गुणनफल को ही हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे एल और मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्रबलता के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और विमीय सूत्र ए एल स्क्वायर हो जाएगा। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। और नॉर गेट का बूलिय व्यंजक और सत्यता सारणी यहाँ बताना है। तो नॉर गेट का बूलिय व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर क्या होता है a प्लस बी। यहाँ पे होता है a प्लस बी बराबर बार बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और सत्यता सारणी क्या है, यहाँ पे निवेश होगा, एक जगह निर्गम होगा। तो निवेश में ए और बी है, अगर 0 0 रहेगा निवेश में
तो y जो होगा यानी कि निर्गम जो होता है वह 1 होता है। और 0 और अगर 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर 1 अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे भी 0, और 1 रहेगा तो ये 0। देखिए अगर दोनों जगह अगर 0 रहेगा तो निर्गम में क्या होता है, वह 1 हो जाता है। और कहीं अगर 1 अगर 0 रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और 0 और अगर 1 रहेगा तो ये भी 0, अगर 1 रहेगा, यानी कि जहाँ अगर आपको 1 दिखाई दे नॉर गेट में, वहाँ पे आपको 0 ही लिखना है दोस्तों। अगर जहाँ आपको 0 दिखाई दे वहाँ आपको 1 लिखना है। ठीक है, सत्यता सारणी आपको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं यहाँ पे बुलियन व्यंजक यहाँ पे लिखा गया है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर क्या होता है, तो a + b होता है। और से ही बना है नॉर, तो नॉर के लिए यहाँ पे बार जुड़ जाता है ऊपर से रेकरिंग, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को, ये न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया था कि 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक, यानी कि जितना ये अपवर्तनांक है उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है। यानी कि जितना इसका अपवर्तनांक है उतना ही उसको तरल यानी कि द्रव में रखा जाता है, उतने ही अपवर्तनांक के। ठीक है, तो इस माध्यम की लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो लेंस मेकर फार्मूला बनेगा, यानी कि दिया गया है म्यू बराबर इतना दिया गया है ये पहले से, लेकिन क्या प्रश्न में कहा गया था कि उतने ही अपवर्तनांक वाले, तो उतने ही वाले यहाँ पे μ1 इतना ही है कि 1.5 है, और हम लोग को एफ ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये एफ ही ज्ञात करना है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है μ1 μ/μ1 -1 और 1/r1 -1 R2। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग समझ गए होंगे। देखिए μ1 का मान दिया गया है 1.5 और μ2 का मान म्यू का मान दिया गया 1.5 और μ1 का मान दिया गया 1.5 -1। तो ये तो कटाए गए, यानी कि कटाएंगे तो 1 - 1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे 1 - 1 यहाँ पे किए हैं, और ये जैसा है वैसे ही इसको उतार देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे 0 में से अगर 0 में कुछ से गुना करेंगे, कुछ से, तो ये 0 ही होगा। तो 1/f बराबर 0, और ताकि f बराबर क्या होता है 0 में अगर किसी से भी संख्या में भाग देंगे तो वह इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा गया है, जो कि यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए उतने ही अपवर्तनांक वाले कहा गया है, तो यहाँ पे उतने ही लिखा गया है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्नोत्तर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया है। और वहीं यहाँ पे प्रश्न है कि उदग्र की ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, देखिए यहाँ पे वेक्टर बी गया है उदग्र कहने का अर्थ है दोस्तों ये ऊपर की तरफ। ठीक है, और क्षैतिज कहने का अर्थ है वह नीचे की तरफ। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि उदग्र की ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगे बल की दिशा क्या होगी, यानी कि एफ का मान क्या करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वेक्टर बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी और के कैप लिख सकते हैं, और वेक्टर भी बराबर क्या होता है, तो भी और आई कैप है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये धारा के लिए। और कण पर लगने वाला जो एफ होता है यानी कि फोर्स होता है, तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है, तो क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्यू भी आई लिखेंगे, यहाँ पे आई कैप छूट गया है, तो यहाँ पे इतना लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर बी का मान दिया गया है बी के कैप, और भी का मान कितना दिया गया है वेक्टर भी का, तो वेक्टर भी का मान दिया गया है भी आई कैप। तो यहाँ पे वहीं यहाँ पे लिखा गया था क्यू भी बी जो है यहाँ पे हम लोग जो है कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे आई क्रॉस वेक्टर के कैप। तो यहाँ पे आई और के कैप जो करते हैं तो ये आई जे के होता है, यानी कि माइनस के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला सूत्र आपको याद करना चाहिए। और वहीं आप यहाँ पर अतः कण पर लगने वाले बल की दिशा जो है दक्षिण की ओर होगा, जो वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर ही लंबवत हो गया, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि अतः कण पर लगने वाला बल जो है, बल की जो दिशा है वह दक्षिण की ओर होगा, और वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर जो है लंबवत होगा, आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न के किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक इसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। तो प्रश्न आप सही से पढ़ सकते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र
का क्षैतिज घटक इसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। तो चूंकि माना गया, देखिए ऊर्ध्वाधर तो दिया गया नहीं है, तो उदग्र तो माना कि उदग्र बराबर x हो जाएगा, यहाँ पे x दिया गया है, और क्षैतिज घटक यहाँ पे देखिए दिया गया है 3, और यहाँ पे क्षैतिज घटक के रूप में हम लोग 3x कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3x। तो 10 बराबर क्या होता है, तो हम लोग लंब बटा आधार पढ़े थे, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए हम अभी बताएंगे दोस्तों कि उदग्र जो होता है वह ऊपर की तरफ होता है और क्षैतिज जो है नीचे की तरफ होता है। तो उदग्र घटक क्या है, तो x दिया गया है, और क्षैतिज घटक क्या है, तो √3x दिया गया है, √3x। तो वहीं यहाँ पे 10s बराबर यानी कि s का ही मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x अपन √3 हो जाएगा, √3x। तो x खत्म, तो यहाँ पे 1 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। और √3 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे 10 30 डिग्री होता है, तो 10 30 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है, 10 से 10 खत्म, और s बराबर क्या होता है, तो यानी कि 30 डिग्री जो है नति कोण का मान हो जाएगा, यानी कि नमन कोण का मान हो जाएगा। नमन कोण या नति कोण जो है दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे हम लोग आसानी से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। तो चुंबकीय बल वेग की दिशा में सदैव लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, इसलिए मार्ग जो है वृत्ताकार ही होगा। तो यहीं पे कण पर लगने वाला जो बल होता है यानी कि फोर्स, ये बराबर क्या होता है, तो QVB sin थीटा होता है। और जानते हैं कि 90 डिग्री का मान क्या होता है, sin 90 डिग्री का मान तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 sin का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे QVB हो जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाता है, QVB। आसानी से दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर जो उतारने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय नियतांक 5.2 × 10⁻³ प्रति वर्ष है, तो इसकी अर्धायु यानी कि T/1/2 ज्ञात करना है। तो लेमडा का मान दिया गया है 5.2 × 10⁻³ और टी का मान ज्ञात करना है। तो टी का मान क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। टी अर्ध आयुकाल के लिए कौन सा व्यंजक जो है सही हो जाएगा, तो 0.6931 अपॉन यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.693 1 अपॉन 5.3, ये जो 10⁻³ है ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना है, तो 4 है। दशमलव के बाद यहाँ पे 4 0 देंगे, 4 0 सही बात है। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, तो 1 है, तो ये ऊपर 10 चला जाएगा। तो ये जो है ये 3 है, और इसमें जो से जाएगा तो ये भी 1 10 के लेकर जाएगा। तो यहाँ पे 4 10 हो जाएगा, 4 10 यहाँ पे लिख देंगे, 4 10। और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो ये 69 सा 31 हो जाएगा, और ये 52 हो जाएगा। 4 0 से 4 0 खत्म, और बचेगा 69 से 31/53। तो जब हम लोग भाग देते हैं तो 133.2884 ये सभी मान आता है। तो इसलिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं 133.3 वर्ष जो है अनुमान लगाकर यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आसानी दोस्तों याद कर सकते हैं। और यहाँ पे नैंड गेट का बुलियन व्यंजक भी पूछा गया था। तो यहाँ पे सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक पूछा गया था। नैंड गेट का सबसे पहले बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर क्या होता है, तो a.b बार बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, बार बराबर यानी कि यहाँ पे बार यानी कि रेकरिंग भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे सत्यता सारणी में बताया गया था कि निवेश और निर्गम होता है। अगर ए और बी यानी कि निवेश अगर 0 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और देखिए उसमें जो है था यानी कि नॉर में अगर 0 0 रहेगा तो 1, अगर 0 और अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। तो 0 अगर 1 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 अगर 0 रखेंगे तो ये भी 1, और 1 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म किया जाता है। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी कहता है दोस्तों, जय हिंद।